नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा का पहला भाग। 4 घंटे देरी से जब ट्रेन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो 11 बज चुके थे। जून की गर्मी अपना रंग दिखा रही थी। 11 बजे ही चिलचिलाती धूप से आंखें चुंधिया रही थी। ट्रेन की एसी बोगी से बाहर उतरते ही लगा जैसे किसी गर्म भट्टी के सामने उतर रहा हूँ। गर्म हवा के तेज थपेड़े उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी झुलसा रहे थे। अपना स्ट्रॉली बैग खींचते हुए मैं वीआईपी एग्जिट के पास बने इंक्वायरी काउंटर पर पहुंचा या पता करने की जौनपुर के लिए कोई ट्रेन है, तो वहां से निराशा हाथ लगी। कुछ ट्रेन निकल चुकी थी। अगले कई घंटे तक वहां के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मैं बड़े असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? काउंटर से हटकर इधर उधर देखने लगा। पहुंचना जरूरी था और समय भी मेरे पास बहुत कम था। मैं थोड़ी ही दूर पर एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन पर इधर उधर नजर जा रही थी। वहां की साफ सफाई मेंटेनेंस देखकर कहना पड़ा, वाकई चेंज तो आया है। यही स्टेशन कुछ साल पहले तक अव्यवस्था गंदगी का प्रतीक हुआ करता था। यदि शासक समाज चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन में समय नहीं लगता। यह परिवर्तन देखते देखते मैंने बोतल निकाल कर कुछ घूंट पानी पिया। फिर यह सोचते हुए बाहर आया कि चले देखे बाहर कोई बस वगैरह मिले तो उसी से चले। पहुंचना तो हर हाल में है। स्टेशन की अपेक्षा बाहर मुझे परिवर्तन के नाम पर भीड़ भाड़ अस्त व्यस्तता दिखी। मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था, जिसके कारण डिस्टर्बेंस हर तरफ दिख रही थी। बाहर बसों की हालत गर्मी ने मुझे पस्त कर दिया। अंततः जौनपुर के लिए एक टैक्सी बुक की। मैंने सोचा पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन कम से कम आराम तो रहेगा। पैसे को लेकर मैंने ज़्यादा झिकझिक नहीं की। ड्राइवर भी इत्तेफाकन पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छे मैनर्स वाला मिल गया। मैंने सोचा चलो रास्ते भर बोरियत से बच जाऊंगा। संयोग से वह भी पूर्वांचल का निकला, बलिया जिले का। वह इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट था। दोनों ही भाषाओं पर उसकी ज़बरदस्त पकड़ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, नौकरी के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की क्या? तो उसने बताया, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के रिटर्न मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिए, लेकिन इंटरव्यू में हर जगह फेल होता रहा, जबकि रिटर्न की तरह इंटरव्यू भी मेरे ज़बरदस्त होते थे। आखिर में उसने जोड़ा कि राजनीतिक पहुंच या सोर्स के सिरे से नदारद होने, आर्थिक रूप से कमजोरी और इन सब से ज़्यादा यह कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए नौकरी है ही कहाँ। उम्मीदों का हर तरफ से टोटा ऐसा था कि नौकरी पाना उसे असंभव लगा। प्राइवेट स्कूलों में कुछ दिन टीचर की नौकरी की, लेकिन वहाँ जी तोड़ मेहनत करने के बाद मिलने वाले कुछ हजार रुपयों ने उसकी उम्मीदों की रही सही कसर भी निकाल दी। मैंने उसकी सामाजिक राजनीतिक विषयों पर गहरी जानकारी, क्लियर कॉन्सेप्ट को देखकर कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद तुम नौकरी ना मिलने अपनी इस हालत के लिए रिजर्वेशन को जिम्मेदार मान रहे हो। मेरी इस बात पर वह हंस पड़ा। बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें आपको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। देखिए, मैं यह बहुत स्पष्ट मानता हूँ कि मेरे साथ फेयर गेम हुआ होता तो कम से कम 3-4 जगह मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सिस्टम ही करप्ट है, इसलिए यह होने की बात ही नहीं उठती। नौकरी मुझे एकाध जगह तब भी मिल जाती यदि सिस्टम में करप्शन होता, लेकिन सर, मैं जब नौकरी पाने के प्रयास में आगे बढ़ा तो पाया कि भाई यहाँ सिस्टम में करप्शन नहीं है, यहाँ तो करप्शन में सिस्टम है। हमारे देश में वास्तव में जो सिस्टम डेवलप हुआ वह करप्शन में डेवलप हुआ। आप सोचिए कि जो देश सदियों के बाद आज़ाद हुआ वह अपना भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़े और कुछ वर्ष भी ना बीते और एक बड़ा घोटाला हो जाए, फिर आरोपी को सजा देने के बजाय केंद्रीय मंत्री बना दिए। तो ऐसे देश के बेहतर भविष्य और आइडल सिस्टम की डेवलप होने की उम्मीद करना ही मूर्खता थी, जो हम देशवासियों ने की। गलती तो हमारी ही थी। पूत के पाँव पागने में ही नजर आ गए थे। साफ दिख रहा था कि करप्शन के दलदल में देश के डेवलपमेंट का बीज हमारे कर्णधार रोप रहे हैं। फिर भी हम अंधे बने रहे, शायद आज़ादी की लड़ाई की थकान उतार रहे थे।
लेकिन नहीं, थकान की बात नहीं, बात तो यह थी कि हम लोग, या जो कहते हैं ना कि पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, जहाँ जहाँ वह पहुँचता लोग उसे ही इस्तेमाल करते हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ ऊपर से आ रहा है तो यह साफ़ ही होगा, फिर लोग उसी के आदी होते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ देश में यही हुआ, ऊपर करप्शन होते गए, ऊपर से नीचे बढ़ता गया, एक के बाद एक घोटालों से देश को छलनी किया जाता रहा। लेकिन हम क्योंकि इसके आदी हो चुके थे, इसे हमने सिस्टम मान लिया, और इस सिस्टम का जो तरीका है काम करने का वह है भ्रष्ट तरीके से काम करना और करवाना। उसी को हमने ग्रहण कर लिया। सत्ता के मद में चूर ऊपर लोग पूरा देश चूसते रहे, खोखला करते रहे, और हम सोए रहे, 60-65 साल तक सोए रहे। जब जागे तो देर इतनी हो गई है कि हर तरफ भ्रष्टाचार, गंदगी, सड़ांध ही सड़ांध है, इतनी कि नाक फटी जाती है। अब आज की जनरेशन इससे छुटकारा पाने को तड़प रही है। ऊपर का सिस्टम भी इस चीज़ को समझ गया है। मुझे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि जब ऊपर वालों ने देखा कि नई जनरेशन इतनी परेशान हो चुकी है कि विस्फोट हो सकता है, तो उसने भले ही दबाव में या जो भी कहे सड़ांध, गंदगी को दूर करना शुरू किया है। लेकिन यह सड़ांध दूर होने में समय लगेगा। हथेली पर सरसों उगाने का कोई रास्ता तो अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं ढूंढ पाई है। 60-65 साल के सड़ांध को दूर करने में यदि ईमानदारी से पूरी कोशिश होती रही तो भी मैं मानता हूँ कि 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। और यह भी तभी हो पाएगा जब हम देशवासी जागते रहें, फिर से सो ना जाए। तय यह भी है कि इस बार अगर सोए तो सब कुछ नष्ट होना अवश्यंभावी है। और यह भी कि यदि नई जनरेशन की आवाज़ को ऊपर वालों ने नज़रअंदाज किया, पहले वालों की तरह के बंद किए रहे, तो देश में खूनी क्रांति भी हो सकती है। और उस स्थिति के लिए मैं यही कहूँगा कि जब किसी देश में आमूल-चूल परिवर्तन लाना जरूरी हो जाए कम समय में ही, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता खूनी क्रांति से ही होकर गुजरता है। इतिहास इस बात का गवाह है। हमें इतिहास से सबक लेते रहना चाहिए। जो आगे देखने से पहले अतीत पर नज़र नहीं डालते, उनको ठोकर लगती ही है। वह नॉन स्टॉप पूरे ऑफिस में ऐसा बोला कि मैं कुछ देर चुपचाप सुनता ही रहा। उसकी बातों ने वाकई मुझे यह यकीन करा दिया कि इस व्यक्ति में बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा है। इसी में क्यों, बल्कि इसकी उम्र की पूरी पीढ़ी में ही। लेकिन मुझे लगा कि इसने मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं कि यह अपनी हालत के लिए आरक्षण को जिम्मेदार मानता है कि नहीं। यह सोचकर मैंने उसे फिर कुरेदा तो वह बड़ी बेबाकी से बोला, नहीं, मैं इसे जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि आज़ादी के बाद भी अगर हम समाज में फैली असमानता को दूर नहीं कर पाएंगे तो भी देश का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। यह व्यवस्था असमानता को दूर करने का एक माध्यम है, लेकिन करप्शन में पैदा सिस्टम ने इस व्यवस्था को भी विकृत कर दिया है। इसकी भी धुरियाँ उड़ा दी हैं, जिसका परिणाम और नकारात्मक निकल रहा है। समाज में सदियों से पीछे छूट गए जिन दलितों के लिए यह व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था को विकृत कर दिए जाने के कारण उन दलितों में भी वर्ग बनते जा रहे हैं। कुछ % हैं जो इसके चलते आगे निकल गए। वो पुस्त दर पुस्त उसी का लाभ उठाते रहना चाहते हैं। उनको यह क्रीम मिलती रहे, इसके लिए सक्षम बन चुका यह वर्ग जो अब भी पीछे छूटे हुए हैं, उनको आगे आने नहीं दे रहा है। हर संभव रुकावट डालता है, जिसका परिणाम है कि दलितों में भी परस्पर वैमनस्यता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है। यह व्यवस्था बनाते वक्त इसकी जो मूल भावना थी, इसकी जो आत्मा थी, उसे ही नष्ट कर दिया गया। परिणाम यह है कि एक के सामने रखी थाली छीनकर दूसरे को दी जा रही है, दूसरे की तीसरे को। तो जो इक्वलिटी लाने की बात थी वह तो कहीं है ही नहीं, बल्कि असमानता और बढ़ रही है। विषमता, विभेद चरम छूने को है। इसी का परिणाम है कि अब देश के कोने कोने में हर वर्ग ही आरक्षण पाने के लिए आंदोलन कर रहा है, लड़ रहा है। कोई इसकी विकृत को सुधारने की बात ही नहीं कर रहा है।
अब ऐसे में मैं आरक्षण नहीं, इस व्यवस्था की सड़ांध, इसकी विकृति को अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। इसे बनाते समय इसकी कल्पना करने वालों, इसे बनाने वालों की बातों, उनके विचारों को आधा भी माना जाता तो आज किसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती, या व्यवस्था ही अप्रासंगिक हो जाती, खत्म हो जाती। असमानता से दूर समाज देश की प्रगति की वो कहानी लिखता है जिसकी दुनिया ने भी कल्पना न की होती। मगर अफसोस, आज़ादी मिलते ही सत्ता के लोभियों की नज़र हर तरफ लग गई। उनकी सत्ता हर वक्त चलती रहे, बनी रहे, इसके लिए वोट की राजनीति चली और चलती ही आ रही है। सारी समस्या को नए ढंग से नया रूप देकर उन्हें बराबर विकराल रूप दिया गया, वह अभी भी जारी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हमारे देश में गृह युद्ध या खूनी क्रांति हो जाए। इन बातों को कहते हुए ड्राइवर आदित्य विराट सिंह के चेहरे पर जबरदस्त तनाव था। चेहरा लाल हो रहा था। पीछे सीट पर बैठा मैं बैक मिरर में यह सब कुल मिलाकर देख पा रहा था। बैक मिरर भी मुझे लगा कि सही एंगल पर नहीं था। उसकी बात पूरी हो गई। मैं बड़ी देर तक चुप रहा। मुझे लगा कि शायद वह मेरी वजह से बड़े तनाव में आ गया है। मैं नहीं चाहता था कि वह तनाव में ड्राइविंग करे। मैंने उससे कहा, आदित्य जी, आगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह दिखे तो रोकना। अपने नाम के साथ जी जुड़ा पाकर वह जैसे राहत महसूस कर रहा था। जी कहते समय मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की भरसक कोशिश की थी। आगे जब एक रेस्टोरेंट पर उसने गाड़ी रोकी तो मैंने उसकी अनिच्छा के बावजूद उसे अपने साथ ही बैठकर लंच करने के लिए तैयार कर लिया। कई बार कहने पर वह तैयार हुआ था। बातूनी स्वभाव के होने चलते इस समय भी मैंने उससे खूब बातें की, जिससे लंच कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। इस दौरान मैंने पाया कि वह पैसे से ज़्यादा सम्मान का भूखा है। उसने बताया कि घर की जिम्मेदारियों, फिर शादी के बाद बीवी बच्चे की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए टीचिंग से मिलने वाली रकम ऊँट के मुंह में जीरा सी थी। कोई और रास्ता न देख उसने बीवी के गहने आदि बेचकर डाउन पेमेंट करने लायक भर की रकम जुटाई। फिर बैंक से फाइनेंस कराकर यह टैक्सी निकलवाई। उसने बिना संकोच कहा, खुद चलाता हूँ इसलिए बचत अच्छी कर लेता हूँ। गाड़ी की कुछ किस्तें रह गई हैं, इसके बाद एक और गाड़ी निकलवाऊंगा। उसने अपने बच्चों के भविष्य आगे बढ़ने को लेकर जो भी प्लान कर रखा था, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति उसकी गंभीरता प्रशंसा योग्य थी। इसके लिए मैंने उसकी खुले दिल से प्रशंसा की। उस वक्त मैं मन में बड़ी आत्मग्लानि महसूस कर रहा था कि मैंने अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन संतोषजनक ढंग से भी नहीं किया। मैं बड़ा पछतावा महसूस करने लगा। मन में उठे इन भावों के साथ ही मैं आदित्य की बातें सुनता रहा। रेस्टोरेंट से जौनपुर की ओर चलने के बाद भी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ ओलंदगंज जौनपुर पहुँचा तो शाम हो चुकी थी। इस दौरान आदित्य की बहुत सी बातों में से एक बात मेरे मन को और गहरे मतने लगी। उसने कहा था कि सर, चाहे जैसे भी हो, मैं कोशिश करके कम से कम 2 बीघा ज़मीन गांव में और खरीदूंगा। मेरे पापा तो जीवन भर तमाम मुश्किलों के कारण गांव में एक धूर ज़मीन भी नहीं खरीद पाए, लेकिन उन्होंने यह भी किया कि हर मुश्किलें सह ली, लेकिन अपने बाप दादों की ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचा। मैं सोचता हूँ अगर 2-4 बीघा ज़मीन ले लूँगा तो फादर को खुशी होगी कि वो न खरीद पाए तो क्या, उनके बेटे ने तो खरीद लिया। बाप दादों का सम्मान बढ़ा दिया। पूरा गांव ही तारीफ करेगा। उन्हें यह जो खुशी मिलेगी, मेरे लिए यह वह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं अपने रिश्तेदार के साथ बैठा चाय नाश्ता करता रहा, लेकिन आदित्य की यह बात दिमाग से निकल नहीं रही थी। आदित्य जाते जाते मुझसे हाथ मिला कर गया था। मुझे इस बात के लिए उसने बहुत बहुत धन्यवाद कहा था कि मैंने उसे रास्ते भर एक टैक्सी ड्राइवर नहीं, एक मित्र की तरह ट्रीट किया। फिर उसने बड़े संकोच के साथ मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया। बोला, सर, जब याद आएगी तो आपसे बात कर लिया करूँगा।
देर रात जब मैं खा पी कर लेटा तो भी उसकी बातें दिमाग में चल रही थी। मैं अपनी पैतृक प्रॉपर्टी बेचने गया था। इस काम में मेरे यही रिश्तेदार जो चचेरे भाई लगते हैं वही मदद कर रहे थे। मेरा गांव वहां से घंटे भर की ही दूरी पर था, रामगढ़ मछली शहर तहसील। अगले दिन सुबह मैं उन्हीं की जीप से तहसील पहुंचा। उन्होंने ड्राइवर के अलावा 2 आदमी और साथ लिए थे। उन्होंने खरीदार से सब कुछ तय कर रखा था। 50% पेमेंट ब्लैक कैश में लेना था, फेयर मनी सीधे बैंक में जमा होनी थी। सब कुछ तय था। बदले में मैं उन्हें भी कुछ देने के अपने मन में सोचे बैठा था। असल में वह एक अच्छे खासे ठेकेदार है। सफल ठेकेदार के गुण दबंगई उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तहसील में ही मुझे उनके 4-5 आदमी मिले और सब दूसरी जीप में से थे। रिश्तेदार ने उन्हें भी सुरक्षा की दृष्टि से बुलाया था, क्योंकि मामला करीब 5 बीघे का था और 80 लाख रुपए में तय हुआ था। हम 10:30 बजे पहुंच गए थे। खरीदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिश्तेदार ने सबसे पहले संबंधित स्टाफ का पता किया। संयोगवश सब आए थे। 11 बजे भी खरीदार नहीं दिखा तो रिश्तेदार ने उन्हें फ़ोन किया। रिंग जाती रही लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इससे मैं थोड़ा परेशान उठा। उनके चेहरे पर भी तनाव दिख रहा था। खरीदार 4 भाई थे और सभी मिलकर खरीदार थे। दूसरे भाई का नंबर ट्राई किया गया तो स्विच ऑफ मिला। 12 बज गए तो रिश्तेदार ने अपने आदमियों को खरीदार के गांव तिलोरे उनके घर भेजा। वहां पहुंचकर उन सब ने सूचना दी कि बड़े भाई की 2 घंटे पहले ही डेथ हो गई है। वह हार्ट पेशेंट थे। 2 बार पहले ही अटैक पड़ चुका था। सुबह आने की तैयारी चल रही थी कि तभी पत्नी से बहस हो गई। पत्नी शुरू से ही भाइयों के साथ इस सौदे के खिलाफ थी। ऐन खरीदने के समय झगड़ा उन्हें अपशगुन लगा। वह एकदम बिगड़ गए थे और फिर संभाल ना पाए खुद को और गिर पड़े। उन्हें इतनी तेज अटैक पड़ा था कि डॉक्टर के यहाँ ले जाने का अवसर ही नहीं मिला। यह सूचना मिलते ही रिश्तेदार ने अपना सिर पीटते हुए कहा, क्या 2-4 घंटे और नहीं रुक सकते थे? मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। कुछ देर समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी। रिश्तेदार भी हैरान थे। कुछ देर बाद तय हुआ कि जो भी हो उनके यहाँ चलना तो चाहिए ही, उनके अंतिम दर्शन करने। ज़्यादा करीबी तो नहीं तो क्या, थोड़ा बहुत परिचय तो था ही। वहाँ पहुँचा तो देखा चौपहिया दुपहिया वाहन 100 से ऊपर थे। 200 लोगों से कम लोग नहीं थे। बड़ा भारी पक्का मकान था। वहाँ पता चला कि सारे भाई एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार की परंपरा इस परिवार ने बना रखी है। मगर बड़े भाई की पत्नी तभी से अपना रंग दिखा रही थी जब से उसका बड़ा लड़का इलाहाबाद में एक बैंक में नौकरी पा गया था और उसकी शादी के लिए लोग आने लगे थे। वह अलग सारी व्यवस्था करना चाहती थी। अपनी बहू वह संयुक्त परिवार में लाना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर वह आए दिन विवाद पैदा करती थी। आज जब साथ में खेत खरीदने की बात उसने एकदम फलीभूत होते देखी तो अपना आपा खो बैठी। यह भी होश न रख सकी कि हृदय रोगी उसका पति ज़्यादा तनाव झेल नहीं सकता और अब जब पति चला गया तो खुद भी झेल नहीं पाई। बेहोश पड़ी है, मगर लोग इतने खफा हैं कि कोई डॉक्टर तक नहीं बुला रहा। रिश्तेदार ने वहाँ अपनी हाजिरी बजाई, मातम पुरसी की और चल दिया। मैं सोचता रहा इतनी दूर से आना बेकार हुआ। सारा काम धाम छोड़ कर आया। कई दिन के काम का नुकसान हो रहा है। गांव से निकलकर सड़क पर आया तो रिश्तेदार ने कहा, परिवार के किसी सदस्य की अचानक डेथ से परिवार हिल उठता है। बेचारे खेत खरीदने जा रहे थे। मैंने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा, इसीलिए कहते हैं फल की खबर नहीं, सामान सदियों का। रिश्तेदार बोले, अरे भाई साहब, ये सब पुरानी दकियानी उसी बातें छोड़िए। आप भी, मैं क्या कह रहा हूँ और आप समझ क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि महीनों से कोशिश की तब जाकर बात बनी। आपको इतनी दूर से बुलाया और ये महोदय कुछ घंटे अपना दिल भी नहीं संभाल पाए। घर और भाइयों को मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से तो यह सौदा अब होना नहीं। बड़े दकियानुसी विचारों वाला परिवार है। तभी उनका एक साथी बोला, वैसे भी अब साल भर तो
तो कोई सवाल नहीं, इतने दिन कोई शुभ काम करेंगे ही नहीं। हाँ, अगर बरसी वगैरह सब साथ ही निपटा देते तो भले ही उम्मीद की जाए कि 2-4 महीने बाद खरीद लेंगे। अभी सब लोग लाश की बातें करेंगे कि अभी भाई मरा है और खेती बाड़ी क्या खरीदेंगे, दुनिया क्या कहेगी। साथी की बात ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी, लेकिन रिश्तेदार ने यह कहकर चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। ये सब यहाँ शगुन बहुत देखते हैं। अब यही कहेंगे कि इन खेतों का सौदा बहुत अपशगुन रहा। खरीदने के पहले ही इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, खरीदने के बाद न जाने और कौन सी विपत्ति आ जाए। अब दूसरा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो भैंस गई पानी में। इतना कहकर वो फिर मुखातिब हुए मेरी तरफ और पूछा, भाई साहब आप क्या कहते हैं, चला जाए वापस? अब तो कोई उम्मीद दिखती नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि जब आ ही गया हूँ, अभी पूरा दिन पड़ा है, तो चलूँ चाचा से मिल लूँ। आगे कभी पता नहीं मिलना होगा भी या नहीं। पता नहीं कितने साल बाद तो आया हूँ। अब यहाँ से थोड़ी ही दूर घर है, पता उन्हें चल ही जाएगा। इस गांव के लोग भी वहाँ आते जाते रहते हैं। वैसे भी काम तो कुछ होना नहीं, इतनी दूर आया हूँ तो कम से कम गांव घर द्वार भी देख लूँ। शहर में तो गांव की याद जब आती तो बस मन महसूस कर रह जाता हूँ। मैंने जब देखा कि रिश्तेदार का मन चलने का नहीं है, वह जौनपुर सिटी अपने काम धाम पर तुरंत लौटना चाहते हैं, तो मैंने कहा, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो ड्राइवर और एक जीप मेरे साथ कर दीजिए। हो सकता है आज चाचा क्या रुकना ही पड़े। इतने दिन बाद जा रहा हूँ, निश्चित ही रुकने को कहेंगे, तब मना करना मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। आपका ड्राइवर रहेगा तो मुझे रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मेरी भावों से उनको लगा कि मैं ज़रूर जाऊंगा, तो उन्होंने एक जीप मेरे लिए छोड़ी और दूसरी जीप से अपने बाकी आदमी लेकर चले गए। ड्राइवर उस एरिया से ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक ठाक परिचित था। इस तिलोरे गांव से मैं अपने गांव बरावा पहुंचा। खेती बाड़ी तो खानदान की सब रामगढ़ में है, लेकिन घर और बाग बरावा में। मैं जब मुख्य सड़क जो वहाँ के रेलवे स्टेशन जंघई तक जाती है के पड़ाव यानी बस स्टेशन के पास पहुंचा, तो मैंने उसे छोटे से कमरे के सामने ही गाड़ी रुकवा ली जो स्टेशन था। पड़ाव के सामने ही एक सड़क अंदर गांव से कुछ दूर और आगे तक जाती है। उस पर कुछ आगे दाहिने मुड़कर ही गांव के भीतर पहुंचने का रास्ता था। पड़ाव पर पहुंचते ही सब याद आने लगा। पिता के साथ गांव बहुत बरस पहले तब आया था जब चचेरी बहन की शादी थी। बस स्टेशन के बगल में चाय वाले के यहाँ से चाय लेकर मैं ड्राइवर के साथ ही खड़े पीते हुए इधर उधर देखने लगा। सड़क पक्की थी मगर गड्ढों से भरी। बचपन में जब आता था तो यह कंकड़ रोड हुआ करती थी, जिसके बारे में सुनता था कि उसे 1896 में बनवाया गया था। एक बार जब 9-10 बरस का रहा होऊंगा, तब इसी रोड पर बस का अगला पहिया बस्ट हो जाने से बस सड़क से उतरकर गड्ढे में चली गई थी। हम भी उसी बस में थे। सबको चोटें आई थी। मेरा एक दांत टूट गया था। तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। लोग आपातकाल की काली छाया से निकलकर एक बार फिर आज़ादी महसूस कर रहे थे। तब भी पड़ाव पर दोपहर में सन्नाटा था। आज इतने वर्षों बाद भी पड़ाव उसके आसपास करीब करीब वैसा ही सन्नाटा सा हो रहा था। 1 बजने वाला था। तेज धूप ने, गर्म हवा ने सबको घरों या छाया में दुबक जाने को मजबूर कर दिया था। जिस दुकान से चाय ली थी उसने आगे तिरपाल बांध रखी थी। उसी की छांव में हम जरूर थे, मगर पसीने से तर हो रहे थे। चाय वाले से हमने कुछ बात करके गांव के बारे में जानना चाहा तो वह बड़ा अलसाया सा हाथ वाले पंखे से अपने को हवा करते हुए हाँ हूँ करता बड़ा अनमना सा जवाब दे रहा था। मैं भी थकान महसूस कर रहा था, तो चाय खत्म कर चाय वाले को पैसे दिए और कन्फर्म करने के लिए अपने चाचा के घर का रास्ता पता पूछ लिया। उसने जैसे ही चाचा का नाम सुना तो थोड़ा सीधा होकर बैठ गया और पूरा रास्ता बता दिया। चलते समय जब मैंने बताया कि मैं उनका भतीजा हूँ, तो वह हाथ जोड़कर बोला, अरे भैया पहले काहे नहीं बताए, बतावा कितना बड़ा गलती हो गई।
तो है ठीक से चायो पानी नहीं पूछा पाए। चच्चा जनिए तो ऋषि यही हैं। मैंने उसे नमस्कार करते हुए कहा, आप परेशान ना होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में पता चला कि यह महोदय कभी सबसे छोटे चच्चा के कारण थाने से छूट पाए थे, उसी का एहसान निभाते आ रहे हैं। मैं फिर जीप में बैठकर चल दिया। ड्राइवर शंभू ने रास्ता समझ लिया था। वह गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। रास्ते अब पहले जैसे ना होकर अंदर ठीक ठाक थे। गांव में अंदर इंटरलॉकिंग ईंटों से खड़ंजे वाली सड़क बन चुकी थी। मुख्य सड़क से अंदर घुसते ही पहले एक स्कूल हुआ करता था, अब वह मुझे दिखाई नहीं दिया। गाड़ी आगे जैसे जैसे बढ़ रही थी, मन में बसी गांव की तस्वीर साफ होती जा रही थी। मगर सामने जो दिख रहा था वह बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा था। पहले के ज़्यादातर छप्पर खपरेल वाले घरों की जगह पक्के घर बन चुके थे। लगभग सारे घरों की छतों पर सैटेलाइट टीवी के एंटीना दिख रहे थे। अब घरों के आगे पहले की तरह गाय गोरुओं के लिए बनी नांदें मुझे करीब करीब गायब मिली। चारा काटने वाली मशीनें तो पहले तमाम घरों में दिखाई देती थी, वह इक्का दुक्का ही दिखी। जब नांदे गाय गोरू गायब थे तो चारे की जरूरत ही कहाँ थी। जब चारा नहीं तो मशीनें किस लिए। खेती में मशीनीकरण ने बैलों आदि चौपाइयों को पूरी तरह से बेदखल ही कर दिया है। अब इन जानवरों की अनुपयोगिता के चलते ग्रामीणों ने इनसे छुट्टी पा ली है। हरियाली भी गांव में पहले जैसी नहीं मिली। हरियाली की जगह उस वक्त हर तरफ तन झुलसाती धूप का एक छत्र राज्य था। जीप में एसी के कारण मुझे काफ़ी राहत थी। वह पेड़ भी मुझे करीब करीब गायब मिले जो पहले लोगों के घरों के सामने हुआ करते थे, खासतौर से नीम, कनैल के फूल, अमरूद, केला आदि के। पक्के मकानों के सामने इन पेड़ों की छांव की जरूरत लोगों ने नहीं समझी। मकान आगे तक बढ़ाए थे और पेड़ गायब थे। घरों के दरवाजे बंद पड़े थे। मुझे गंवाईपन गायब दिख रहा था। कई घरों के आगे जीप, कारें भी दिखी, लेकिन पहले की तरह घरों के आगे पड़े मड़ाहे में तख्त या खटिया पर हाथ का पंखा लिए कोई ना दिखा। यह हमारे लिए थोड़ा कष्टदायी रहा, क्योंकि कई जगह रास्ता पूछने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन बताने वाला कोई नहीं दिख रहा था। एक तरफ बसवारी दूर से दिख रही थी। मुझे याद आया कि यह हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर पश्चिम में दर्जियाने यानी दर्जियों का टोला मोहल्ले में हुआ करती थी। मगर मन में यह संदेह था कि यह पता नहीं मैं जो समझ रहा हूँ वही बसवारी है या कहीं और तो नहीं पहुँच गया हूँ। शंभू को मैंने बसवारी के पास ही चलने को कहा। वहाँ पहुँचकर पाया कि या तो वही दर्जियान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं सही हूँ। गांव का वह हिस्सा जहाँ मुस्लिम समुदाय के दर्जियों, जुलाहों आदि के घर थे, वहीं बीड़ी बनाने वालों, चुड़िया हरिनों के भी घर हैं। वहाँ वह कुआं वैसा ही मिला जैसा बरसों पहले था। हाँ, उसकी जगत, उसके बाद 2 पिलर जिसके बीच लोहे की गराड़ी लगी थी, वह बदले हुए मिले। वहीं उतरकर मैं सामने कपरेल वाले मकान के पास पहुंचा। इस मकान का पुराना रूप पूरी तरह नहीं खोया था। मकान के दलान में कुछ महिलाएं बीड़ी बनाने में जुटी थीं। एक बुजुर्गवार ढेरा, लकड़ी का एक यंत्र जो प्लस के आकार का होता है, इसमें बीचों बीच एक सीधी गोल लकड़ी करीब 9-10 इंच की लगी होती है, तो इसी ढेरा से सन की रस्सी बनाने में लगा था। बुजुर्गवार गोल टोपी लगाए थे। उनकी पतली सी लंबी सफ़ेद दाढ़ी लहरा रही थी। मूछें साफ थी। बगल में नारियल हुक्का था। चश्मा भी नाक पर आगे तक झुका था। सभी के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। चेहरे आलस से भरे थे। खाली चेकदार लुंगी पहने नंगे बदन बुजुर्गवार सन की एक छोटी सी मछिया यानी स्टूल जैसी लंबाई चौड़ाई वाली एक माइक्रो खटिया जो मात्र 5-6 इंच ऊंची होती है, तो उसी पर वो बैठे थे। मैं उनके करीब पहुंचा, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपने चाचा के घर का रास्ता पूछा। जीप के पहुंचने पर से ही वह बराबर हम पर नज़र रखे हुए थे। चाचा का नाम सुनते ही उन्होंने कहा, बड़के लाला खियाँ जाबा? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर पूछा, कहाँ से आया है वह बचवा?
मैंने बताया जौनपुर से, वो मेरे चाचा हैं। या सुनते ही वह बोले, अरे अरे भैया पहलुएं काहे नहीं बताए। या कहते हुए उन्होंने रस्सी बनाना बंद कर अपना ढेरा यंत्र किनारे रख दिया। दोनों हाथ घुटनों पर रखा पूरा जोर देकर खड़े हो गए। 10-12 कदम बाहर आकर रास्ता बताया। चलते चलते पापा का नाम पूछ लिया। मैंने बताया तो पापा का घर वाला नाम लेकर बोले, तू उनकर बेटवा हुआ है, बहुत दिना बाद आया हुए, तू सबे तो अपन घरे द्वार छोड़ दिए हुआ और वे ना ही करते तो हर बबुओ कईयो बरिस बाद आवत रहें। चला तू आए बड़ा नीक किए भैया। उन्होंने कई और बातें कही जिनका लब्बो लुआ भी था कि हमें अपने घर द्वार से रिश्ता नाता बनाए रखना चाहिए। बुजुर्गवार अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं उनको क्या बताता कि मेरे पापा भी इसी सोच के थे। वह तो रिटायरमेंट के बाद गांव में ही स्थायी रूप से बसने का सपना संजोए हुए थे, मगर चौथे नंबर के जो चाचा तब यहाँ सर्वेसर्वा बने हुए थे, वह संपत्ति के लालच में ऐसे अंधे हुए थे कि सारे भाइयों के इकट्ठा होने पर नीचता की हद तक विवाद करते थे। शुरू में तो कई बरस बाहर रहने वाले तीनों भाई बर्दाश्त करते रहे और हर शादी विवाह, बड़े त्योहारों, जाड़ों और गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ आते रहे। लेकिन आते ही या चौथे चाचा जो तमाशा करते घर में, बाबा दादी को भी अपमानित करते, उससे सभी का मन धीरे धीरे टूट गया। फिर बाबा की डेथ हो गई। दादी को पापा अपने साथ लेते गए, फिर वह आजीवन साथ रही। बीच में कुछ दिनों के लिए दूसरे चाचा के पास कानपुर भी गई। वह चौथे चाचा की बदतमीजियों, उनके अपमानजनक उपेक्षापूर्ण व्यवहार से इतना दुखी, इतना आहत थी कि गांव छोड़ते वक्त फूट फूट कर रोई थी। चौथे चाचा का नाम लेकर कहा था, अब हम कब्बो ई देहरी पर कदम न रखा, और दादी ने अपना वचन मर कर भी निभाया। वह दोबारा लौट कर जाने को कौन कहे, फिर कभी गांव का नाम तक नहीं लिया। और जब दादी चली आई तो पापा और बाकी दोनों भाइयों ने भी गांव जाना लगभग बंद कर दिया। उन बुजुर्गवार को क्या बताता कि चौथे चाचा की बदतमीजियों से जब दादी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, वह दादी जी जो पहले पापा और दूसरे चाचा के यह कहने पर कि अम्मा चलो कुछ दिन हम लोगों के साथ रहो, तो कहती थी, ना ही चाहे जौन हो जाए, हम अपन घर द्वार छोड़ के कत्तो न जाओ। ऐसे में यहाँ हम लोगों के आने का कोई स्कोप कहाँ रहा। वही चाचा जो संपत्ति के लिए अंधे हुए थे, भाइयों का हक मार मार कर प्रयाग में, इस गांव में भी अलग एक और मकान बनवाया था। बाद में उनका जीवन बहुत कष्ट में भी था। सबसे हड़पी संपत्ति 5 लड़कियों की शादी में चली गई। यह 5 कन्या रत्न उन्हें पुत्र रत्न के लोभ में प्राप्त हुई थी। पुत्र रत्न उनकी 7वीं या 8वीं संतान थी और आखिरी भी। जिन 2 कन्या रत्नों ने शिशु अवस्था में स्वर्गधाम कूच कर दिया था, उनके लिए चाचा चाची कहते, हमारी दोनों बिटियां बड़ी दया के दीन, नहीं तो शादी ढूंढत ढूंढत प्राण और जल्दी निकल जाई। बुजुर्गवार के बताए रास्ते पर चलकर मैं अपने सबसे छोटे चाचा 5 नंबर वाले के घर के सामने रुका। उन्होंने भी अपना अच्छा खासा बड़ा मकान बनवा लिया है। घर के लान में मोटरसाइकिल खड़ी थी, दरवाजे खिड़की सब बंद थे। गर्मी ने सबको कैद कर रखा था। अब गांव में यही एक चाचा रह गए हैं। जीप से उतरकर मैंने दरवाजे को कुछ समय अंतराल पर खटखटाया। 2 बार कुंडी खटखटाते वक्त बचपन का वह समय याद आया जब बाबा थे और बड़े से घर में सारे दरवाजों में बड़ी बड़ी भारी सांकलें लगी थी, बेलन वाली कुंडियां नहीं। करीब 2 मिनट बाद 26-27 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। मैं उसे पहली बार देख रहा था। वह शायद सो रही थी। मेरे कारण असमय ही उसकी नींद टूट गई थी। इसकी खींच उसके चेहरे पर मैं साफ पड़ रहा था। खींच उसकी आवाज़ में भी महसूस की जब उसने पूछा, किससे मिलना है। मैंने चाचा का नाम बताया तो वो बोली, वो सो रहे हैं, बाद में आइए। तो मैंने कहा, उन्हें उठा दीजिए, मैं जौनपुर से आ रहा हूँ, वो मेरे चाचा हैं। मैंने उसे परिचय दे देना उचित समझा। चाचा कहने पर वह थोड़ी सतर्क हुई और अंदर जाकर जो भी कहा हो। करीब 5 मिनट
बाद चाचा का छोटा लड़का बाहर आया। मुझे उसे भी पहचानने में थोड़ा समय लगा। उससे मिले भी बहुत समय बीत गया था। इसके पहले मैं उससे तब मिला था जब वह हाई स्कूल में था। दाढ़ी मूछें शुरू ही हुई थी। अब वह 6.25 फीट लंबा चौड़ा युवक था। उसने पहचानते ही पैर छुआ और कहा, आइए भैया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हम ड्राइंग रूम में थे। लगभग 20x25 का बड़ा सा कमरा, जो ड्राइंग रूम की तरह मेंटेन था। एक तरफ सोफा वगैरह पड़ा था, दूसरी तरफ तख्त पर चाचा सोते दिखाई दिए। बीच में एक दरवाज़ा भीतर की ओर जा रहा था। दरवाजे पर पड़े पर्दे की बगल से जैसी तेज लाइट आ रही थी, उससे साफ था कि उधर बरामदा या फिर आंगन था। मुझे सोफे पर बैठने को कहकर चचेरे भाई, जिसका नाम शिखर है, ने अपनी पत्नी को मेरा परिचय बताया तो उसने भी मेरे पैर छुए। साथ ही उलाना देना भी नहीं भूली कि भाई साहब, आप लोग तो शादी में भी नहीं आए, इसलिए नहीं पहचान पाए। मेरी इस भाइयों यानी छोटे भाई की पत्नी ने ही दरवाज़ा खोला था। उसकी शिकायत, उसका उलाना अपनी जगह सही था। उसने जिस तेज़ी से उलाना दिया उससे मैं आश्चर्य में था, क्योंकि वह उलाना दे सकती है मैंने यह सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि मैं भी अपनी जगह सही था। उसके ही सगे ससुर मेरे इन्हीं छोटे चाचा ने एक बार रिवॉल्वर निकाल ली थी और अपने बड़े भाइयों पर तान दिया था। जब बाहर रहने वाले तीनों भाइयों ने चौथे नंबर वाले चाचा को समझाने का प्रयास करते हुए कहा था कि हम लोग तो रहते नहीं, तुम दोनों यहाँ जो कुछ है आधा आधा यूज करते रहो, आगे जब कभी हम लोग आएंगे तब देखा जाएगा, कम से कम रिटायर होने तक तो हम लोग नहीं आ रहे हैं। इस पर चौथे चाचा बिफर पड़े थे कि मेरा परिवार बड़ा है, सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मुकदमेबाजी सब मैं करता हूँ, संभालता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं आधा नहीं दूंगा। सब ने को सोचा कुछ हद तक या सही कह रहे हैं। छोटे चाचा वैसे भी महीने में 5-6 दिन ही रहते हैं, बाकी दिन तो या इलाहाबाद में अपनी नौकरी में रहते हैं। तो सबने सलाह दी कि चौथे का कहना सही है, 65-35 के रेशियो में बांट लो तुम दोनों। बस इतना कहना था कि यही चाचा बमबमा पड़े थे, बिल्कुल इसी गांव के बम पाड़े की तरह, जो अपनी खुराफातों से पूरे गांव को परेशान किए रहते थे, परिवार को भी। एक होली में भांग में मदार के बीज न जाने किस झोंक में पीस गए। ज़्यादा मस्ती के चक्कर में ऐसा मस्त हुए कि यार लोग छोड़कर पर लोग चले गए, मगर किससे पीछे बहुत छोड़ गए। इन्हीं की आदतों से इन्फेक्टेड यही चाचा तब अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाए थे, निकाल लाओ रे हमारी रिवॉल्वर, देखी था अब ये बंटवारा कैसे होता है, हम छोटे तो सब जने हमें दबाई हैं, लाओ रे जल्दी। और मूर्ख चाची ने भी अंदर कमरे से रिवॉल्वर निकालकर चाचा को थमा दी थी। ये अलग बात है कि ये चाचा उस रिवॉल्वर का कुछ प्रयोग करते उसके पहले ही गस खाकर गिर पड़े। बंटवारे की बात जहाँ शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद तीनों भाई तभी गांव पहुंचे जब इन दोनों भाइयों के बच्चों का शादी ब्याह हुआ या ऐसा ही कोई भूचाल आया, अन्यथा भूल गए अपना गांव, अपना घर, संपत्ति। फिर इन दोनों ने अपने मन का खूब किया, जो चाहा खाया पिया, बेचा, जो चाहा अपने नाम कर लिया। बाकी भाइयों के नाम बस वही खेत बाग बचे रह गए, जो कानूनी अड़चनों या भाइयों के हाजिर होने की अनिवार्यता के कारण बेच या अपने नाम नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि पड़ाव पर की 6 दुकानों में से 5 फर्जी लोगों को खड़ा कर बेच ली और पैसे बांट लिए, जिसका पता 10 साल बाद पता चला। और मैं ऐसे ही चाचाओं में से एक सबसे छोटे वाले से मिलने के लिए उन्हीं के ड्राइंग रूम में बैठा था, अपने रिवॉल्वर वाले चाचा से। लड़के ने मेरे मना करने के बावजूद उन्हें जगा दिया। उन्होंने आँख खोली तो उसने मेरे बारे में बताया। सुनकर वह उठकर बैठ गए। उन्हें उठने में बड़ी मुश्किल हुई थी, दोनों हाथों से सहारा लेते हुए मुश्किल से उठ पाए थे। उनके उठने से पहले मैं उनके पास पहुंच गया था। उनके बैठते ही मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने सिर ऊपर उठाकर एक नज़र देखकर कहा, खुश रहो। फिर सिरहाने रख के चश्मे का बॉक्स उठाया, चश्मा निकाल कर पहना। मैंने देखा वो 65 की उम्र में ही 80 के आसपास के दिख रहे थे, बेहद कमज़ोर हो गए थे। मुझे हाथ से बगल में बैठने का संकेत करते हुए जब उन्होंने बैठने को कहा
लेकिन मैं संकोच में खड़ा ही रहा तो बोले, बैठा बच्चा। कांपती आवाज़ में इतना भावुक होकर वह बोले कि बिना देर किए मैं बैठ गया। धन्यवाद मित्रों। इस कहानी का शेष अगले भाग में सुनिए।